सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 23वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर दिया था और पशुबलि प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों को अपना जीविका चलाने में भी बहुत तकलीफ जा रही थी और ब्राह्मणों की स्थिति दलितों के लेवल तक पहुंच गई थी। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण आखिर क्या करते हैं, वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, इन सब बातों को हम आज के एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब ब्राह्मणों की स्थिति दलितों के लेवल तक पहुंच गई तो ब्राह्मणों ने अपना जीविका चलाने का दूसरा साधन अपनाया और वे मौर्य साम्राज्य की सेना में शामिल होना शुरू हुए। तो सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की सेना में शामिल होना शुरू हुए और सम्राट अशोक के कुछ पीढ़ियों बाद सम्राट बृहद्रथ हुए। तो बृहद्रथ के समय तक पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण मौर्य साम्राज्य का सेनापति बन जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग जब मौर्य साम्राज्य का सेनापति बनता है तो वह पुष्यमित्र शुंग धोखे से बुद्धिस्ट सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर देता है और हत्या करके वो ब्राह्मण धर्म को अपना राजधर्म घोषित करता है। तो अब इससे ये प्रश्न निर्माण होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो बुद्धिस्ट राजा बृहद्रथ की हत्या की, तो हत्या के पीछे उसका मूल मकसद क्या था? क्या केवल राज सत्ता हासिल करना पुष्यमित्र शुंग का मूल मकसद था? जिस प्रकार राजाओं के युद्ध होते थे और एक राजा सोचता था कि मैं दूसरे राजा के साथ युद्ध करके उसकी राजगद्दी हासिल कर लूं, अपने साम्राज्य को बढ़ा लूं, तो क्या पुष्यमित्र शुंग का भी यही उद्देश्य था? तो इसका अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो इसका उत्तर ना में है कि पुष्यमित्र शुंग का राज सत्ता प्राप्त करना कोई मकसद नहीं था, ना ही राजगद्दी हासिल करना कोई मकसद था, बल्कि पुष्यमित्र शुंग का मूल मकसद ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रस्थापित करना था। अगर ऐसा नहीं होता तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करने के बाद चुपचाप अपना राजपाट चलाता, उस राजगद्दी का उपयोग करता, उपभोग करता और सुख संपन्नता के साथ में अपना राज्य चलाता। तो तथागत बुद्ध ने जीवन पर्यंत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज में वेदों का प्रभाव समाप्त हो गया, वर्ण व्यवस्था प्रभावहीन हो गई और वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी वो सब मिट्टी में मिल गई। ब्राह्मणों का मान सम्मान समाप्त हो गया, उनका पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। अब ब्राह्मणों को वापस अपना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए था, तो इसे प्राप्त करने के लिए उनको फिर से वर्ण व्यवस्था का निर्माण करना जरूरी था और वर्ण व्यवस्था का निर्माण करने में सबसे बड़ी बाधा बौद्ध धम्म थी। तो बुद्ध धम्म में क्या क्या उनके लिए बाधाएं थी? अगर मान लो कि ब्राह्मण समाज में फिर से वर्ण व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं ताकि उन्हें फिर से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो इस वर्ण व्यवस्था को निर्माण करने में कौन कौन सी बाधाएं थी? मुख्य बाधा तो बुद्ध धम्म थी, लेकिन बुद्ध धम्म में कौन कौन सी बाधाएं थी? तो पहली बाधा थी भिक्षु संघ। तथागत बुद्ध ने ऐसे संघ का निर्माण किया था जिसमें लोग अपना घर परिवार छोड़कर शामिल होते थे और शामिल होकर निरंतर जीवन पर्यंत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये भिक्षु संघ बाधा थी, क्योंकि अगर ब्राह्मण अगर वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार करेगा तो ये भिक्षु संघ उसका विरोध करता था। भिक्षु संघ वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, ये भिक्षु संघ बाधा थी। दूसरी जो बाधा थी
वो बाधा थी बौद्ध उपासक और उपासिकाएं। तो जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं थे, ये लोग गृहस्थ थे, परिवार चलाते थे, लेकिन परिवार चलाने के साथ साथ ये बौद्ध धर्म का पालन पोषण भी करते थे। भिक्षुओं को दान देते थे, भोजन दान देते थे और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना आचरण करते थे। अब जो बौद्ध उपासक बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना आचरण करेंगे, उनको वर्ण व्यवस्था समझाना ये तो कठिन मामला हो जाता। ये दूसरी समस्या थी, दूसरी बाधा थी। तीसरी बाधा थी बौद्ध विहार या बौद्ध मठ। तो ये बौद्ध मठ बुद्धिस्ट संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के केंद्र थे। ये तीसरी बाधा थी। चौथी बाधा थी बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य उपलब्ध था, आम जनता समाज लोग उन बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते थे और उस अध्ययन के माध्यम से वो बुद्ध के सिद्धांतों को जानते थे। तो वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए ये बौद्ध साहित्य भी ब्राह्मणों के लिए बाधा थी। तो इन बाधाओं को दूर किए बिना ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित नहीं कर सकते थे और वापस अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या की और सत्ता प्राप्त होने के बाद उस सत्ता का उपयोग बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए या बौद्धों पर अन्य अत्याचार करने के लिए उपयोग किया। बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया जो बौद्ध विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध उपासक उपासिकाओं के ऊपर अन्य अत्याचार किए। बौद्ध स्थलों को नष्ट करने का कार्य किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये सारे जो कार्य किए, उसका मूल मकसद था ब्राह्मणों की खोई हुई पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को प्राप्त करना। और इस मान सम्मान को प्राप्त करने में भिक्षु संघ, बौद्ध उपासक, बौद्ध स्थल, बौद्ध साहित्य, ये सारा बहुत बड़ी बाधाएं थी। इस बाधाओं को पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता की सहायता से सत्ता प्राप्त करके इनको नष्ट करने का कार्य पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये जो काम किया या बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या की, इसके आधार पर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो राज हत्या की वह एक युगांतरकारी घटना थी और इस घटना को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिक्रांति कहा। तो इस तरह ये प्रतिक्रांति हुई या प्रतिक्रांति की शुरुआत हुई। तो अब हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा ये प्रतिक्रांति होने पर ब्राह्मणों ने आखिर कौन कौन से रास्ते अपनाए जिसके माध्यम से उन्होंने भारत की मूल निवासी नागवंशी समाज पर या बौद्ध जनता पर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को थोपने का कार्य किया। आखिर वो कौन कौन से रास्ते अपनाए, आखिर उन्होंने किस प्रकार से यह कार्य किया कि बौद्ध जनता जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को मानती थी, उस बौद्ध जनता को पुनः वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बांट दिया गया। आखिर ब्राह्मणों ने यह कार्य कैसे किया पुष्यमित्र शुंग की सत्ता प्राप्त होने के बाद, इसको हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवास।